यूपीपीसीएस मेंस 2018 पेपर सॉल्यूशंस प्रश्न पत्र 2 हिंदी क्लास 2 खंडा पहला प्रश्न एक कश्मीर मामले में भारत मध्यस्थता का विरोध क्यों करता है? भारत कश्मीर मामले में मध्यस्थता का विरोध करता है क्योंकि इसे उसकी संप्रभुता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। भारत का मानना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस मुद्दे का हल द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से ही निकल सकता है, न कि किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से। भारत के अनुसार पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर विवाद को सुलझाने का सही तरीका केवल दोनों देशों के आपसी संवाद और समझौते के द्वारा ही हो सकता है। भारत ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि कश्मीर पर किसी भी तरह की बाहरी दबाव या मध्यस्थता नहीं स्वीकार की जाएगी, क्योंकि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और शांति में संकट पैदा हो सकता है। भारत का यह भी मानना है कि यह मुद्दा दोनों देशों के बीच निजी और राष्ट्रीय स्तर पर हल किया जाना चाहिए, न कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगला प्रश्न 2 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) का अधिकार क्षेत्र सीमित है और इसकी आलोचना कई पहलुओं से की जाती है। सबसे पहला मुद्दा यह है कि आईसीजे के अधिकार क्षेत्र पर देशों की स्वीकृति निर्भर करती है। इसका मतलब है कि केवल वे देश ही आईसीजे की न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं जिन्होंने इसके अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया हो। इसके अलावा आईसीजे केवल अंतर्राष्ट्रीय विवादों पर सुनवाई करता है और यह केवल उन मामलों पर निर्णय ले सकता है जिनमें दोनों पक्षों की सहमति हो। इस वजह से यदि कोई देश आईसीजे के निर्णय को स्वीकार नहीं करता है तो उसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आईसीजे का कार्यक्षेत्र सीमित है क्योंकि यह केवल कानूनी विवादों का निपटारा करता है, जबकि राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर इसका प्रभाव सीमित होता है। इस प्रकार आईसीजे के अधिकार क्षेत्र की आलोचना इस बात पर होती है कि यह सभी विवादों का समाधान नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न 3 उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि के क्षेत्र की समस्याओं एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। इनके सुधार के लिए सुझाव दीजिए। उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि क्षेत्र की कई समस्याएं और चुनौतियां हैं। सबसे प्रमुख समस्या भूमि की कमी और छोटे किसानों की बढ़ती संख्या है, जिससे उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था, पुराने कृषि उपकरण और अव्यवस्थित विपणन प्रणाली भी समस्याएं पैदा करती हैं। बेमौसम बारिश और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी किसानों की परेशानियों को बढ़ाती हैं। इसके सुधार के लिए किसानों को आधुनिक तकनीकों और उन्नत कृषि उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जल संरक्षण और जल पुनर्चक्रण की योजनाओं को लागू किया जा सकता है। साथ ही किसानों के लिए बेहतर क्रेडिट और बीमा योजनाएं तैयार करनी चाहिए। कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मजबूत विपणन व्यवस्था और कृषि उत्पादक संघों का गठन भी मददगार हो सकता है। अगला प्रश्न 4 चुनावी बॉन्ड क्या है? क्या यह राजनीतिक वित्त पोषण प्रणाली में पारदर्शिता लाने में सक्षम है? चुनावी बॉन्ड एक प्रकार का वित्तीय उपकरण है जिसे भारतीय सरकार ने 2018 में राजनीतिक दलों के लिए दान स्वीकार करने के उद्देश्य से पेश किया। यह बॉन्ड एक निर्धारित मूल्य का होता है जिसे भारतीय बैंकों से खरीदा जा सकता है। बॉन्ड को राजनीतिक दलों द्वारा केवल बैंक खातों के माध्यम से स्वीकार किया जा सकता है और दानदाता की पहचान गुप्त रहती है। चुनावी बॉन्ड का उद्देश्य राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता लाना था, लेकिन यह आलोचना का विषय भी बन चुका है। आलोचकों का कहना है कि यह प्रणाली पारदर्शिता को बढ़ाने के बजाय राजनीतिक दलों को अज्ञात दान स्वीकार करने की सुविधा देती है, जिससे काले धन का प्रवाह बढ़ सकता है। इसके अलावा चुनावी बॉन्ड में बैंकिंग लेनदेन के बावजूद दानदाता की पहचान गुप्त रहती है, जिससे सिस्टम में पारदर्शिता की कमी बनी रहती है। अगला प्रश्न 5 भारतीय ग्रामीण जीवन पर स्वयं सहायता समूहों का क्या प्रभाव पड़ा है? वर्णन कीजिए। भारतीय ग्रामीण जीवन पर स्वयं सहायता समूहों (एसएचजीज) का गहरा प्रभाव पड़ा है।
ये समूह महिलाओं और ग्रामीण समुदायों को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। एसएचजीज के माध्यम से महिलाएं एकजुट होती हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति बढ़ती है। इसके अलावा इन समूहों से जुड़कर महिलाएं वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम होती हैं, जो उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने और अपनी आय बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही एसएचजीज ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन को भी बढ़ावा दिया है, जैसे महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्णय लेने में भागीदारी। इसके अलावा इन समूहों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को बढ़ाया और महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने का अवसर प्रदान किया। कुल मिलाकर एसएचजीज ने भारतीय ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाई है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखने हैं अगला प्रश्न। 6. प्रवासी भारतीयों का भारत के आर्थिक व्यवस्था में योगदान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सी. भारतीयों का भारत की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। ये भारतीय जो विदेशों में बसे हुए हैं, न केवल भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का हिस्सा हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सबसे प्रमुख योगदान उनके द्वारा भेजे गए प्रेषण रिमिटेंसेस हैं, जो हर साल भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा डालते हैं। ये प्रेषण गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों ने भारत में निवेश, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भी योगदान दिया है। कई प्रवासी भारतीयों ने भारत में व्यवसाय स्थापित किए हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। साथ ही प्रवासी भारतीयों के नेटवर्क ने भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने में मदद की है। कुल मिलाकर प्रवासी भारतीयों का भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है। अगला प्रश्न। 7. भारत की संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिकी यूएसए संघीय व्यवस्था से भिन्न है? व्याख्या करें। भारत की संघीय व्यवस्था और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। सबसे पहला अंतर संविधान का है। अमेरिका का संविधान एक संघीय संविधान है, जिसमें संघीय और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट अधिकारों का विभाजन है। वहीं भारत का संविधान संघीय है, लेकिन इसमें केंद्रीय शासन का प्रमुख स्थान है। भारतीय संविधान में संघ और राज्य सरकारों के अधिकारों की सीमाएं अक्सर फ्लेक्सिबल होती हैं और केंद्र को कुछ मामलों में अधिक शक्ति प्राप्त होती है। अमेरिका में राज्य सरकारों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त है और उन्हें कानून बनाने, बजट निर्धारित करने में स्वतंत्रता है। इसके विपरीत भारत में केंद्र सरकार को राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है, खासकर जब यह राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा होता है। इसके अलावा अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संघीय और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल करता है, जबकि भारत में केंद्र सरकार की शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों द्वारा संतुलित किया जाता है। अगला प्रश्न। 8. राज्यसभा के उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं मिलती। इनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। 1. संविधान संशोधन प्रक्रिया। राज्यसभा को संविधान संशोधन प्रस्तावों पर विचार करने और अनुमोदन देने की शक्ति होती है, जबकि लोकसभा को केवल प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार है। यदि राज्यसभा और लोकसभा में किसी संशोधन पर मतभेद हो, तो इसे संयुक्त बैठक में हल किया जाता है। 2. वित्तीय बिलों पर विचार। जबकि वित्तीय बिल, जैसे बजट, लोकसभा द्वारा शुरू किए जाते हैं, राज्यसभा को इन पर केवल विचार करने का अधिकार होता है। यदि राज्यसभा में 14 दिन तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता, तो लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। 3. दो चेंबर्स में संतुलन। राज्यसभा को विशेष परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों को हटाने के लिए आवश्यक प्रस्ताव पर विचार करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न। 9. भारत के आम चुनाव में मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपीएटी के प्रयोग का मूल्यांकन कीजिए। भारत के आम चुनावों में मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल
वीवीपीएटी का प्रयोग एक महत्वपूर्ण कदम है जो चुनावों की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायक है। वीवीपीएटी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से जुड़ी होती है और मतदाता को एक पर्ची प्राप्त होती है जिस पर उनके द्वारा किए गए चुनावी विकल्प का सत्यापन किया जा सकता है। यह पर्ची एक निर्धारित बॉक्स में डाल दी जाती है जिससे चुनाव परिणामों की सटीकता और विश्वास में वृद्धि होती है। वीवीपीएटी से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है और मतदाताओं को अपने वोट के सही होने की पुष्टि का अवसर मिलता है। हालांकि इसकी कार्यान्वयन में तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां होती हैं, जैसे बड़े पैमाने पर इसकी निगरानी और गणना में समय और संसाधनों की आवश्यकता। फिर भी यह प्रणाली चुनावी धोखाधड़ी को कम करने में मदद करती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाती है। अगला प्रश्न 10 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की संवैधानिक स्थिति भारतीय संविधान में दी गई है और यह एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता है। कैग का कार्य सरकार के वित्तीय लेनदेन की जांच करना, सरकारी खातों का लेखा-जोखा रखना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी धन का उपयोग उचित और कानूनी तरीके से हो। कैग को संसद और राज्य विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, लेकिन वह पूरी तरह से स्वतंत्र है और सरकार से मुक्त होता है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उसका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। उसकी नियुक्ति, निलंबन या हटाना केवल संसद के माध्यम से संभव है। कैग को निष्पक्षता से कार्य करने का अधिकार है और उसका कार्य निष्पक्षता और पारदर्शिता की ओर अग्रसर होता है। इसे भारतीय लोकतंत्र की साख और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न खंडब 11 अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी भारत को किस प्रकार प्रभावित करेगी? टिप्पणी कीजिए। अफगानिस्तान से अमेरिका की सैन्य वापसी भारत के लिए एक जटिल स्थिति उत्पन्न कर सकती है, जिसमें सुरक्षा, कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े कई पहलू शामिल हैं। पहला प्रमुख प्रभाव सुरक्षा के दृष्टिकोण से है। अमेरिका की सैन्य उपस्थिति के साथ अफगानिस्तान में स्थिरता थी, लेकिन अब इस क्षेत्र में तालिबान की बढ़ती ताकत और पाकिस्तान जैसे देशों की प्रभावी भूमिका भारत के लिए चिंता का कारण बन सकती है। अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता बढ़ती है, तो इससे पाकिस्तान और आतंकवादी समूहों के बढ़ते प्रभाव से भारत को सीमा पर अधिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, कूटनीतिक दृष्टिकोण से भारत को अपनी रणनीति को फिर से परिभाषित करना होगा। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य वापसी के बाद भारत को चीन, पाकिस्तान और रूस जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को पुनः संतुलित करना होगा। भारत अफगानिस्तान में अपनी राजनीतिक और आर्थिक उपस्थिति बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी कूटनीति विकसित करेगा। अंततः, अमेरिकी सैन्य वापसी के बाद भारत को अफगानिस्तान में मानवाधिकार, आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अपनी भूमिका मजबूत करनी होगी और साथ ही अपनी सैन्य और कूटनीतिक तैयारियों को और अधिक प्रभावी बनाना होगा। अगला प्रश्न 12 ओबर के आलोक में भारत-चीन संबंधों की प्रकृति की विवेचना कीजिए। वन बेल्ट वन रोड ओबर, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) भी कहा जाता है, चीन द्वारा 2013 में शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी वैश्विक विकास और कनेक्टिविटी कार्यक्रम है। इस परियोजना का उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों को रेल, सड़क, पोर्ट और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से जोड़ना है। हालांकि भारत ने ओबर के प्रति अपनी संकोचपूर्ण नीति अपनाई है, खासकर जब यह चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) से संबंधित है, जो भारत के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरता है। भारत-चीन संबंधों की प्रकृति ओबर के संदर्भ में जटिल है। एक ओर, ओबर चीन की आर्थिक और कूटनीतिक शक्ति को बढ़ावा देने का एक तरीका है, जबकि दूसरी ओर, भारत इस परियोजना को अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ मानता है। भारत का मानना है कि ओबर से क्षेत्रीय संप्रभुता और सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है, विशेष रूप से CPEC के कारण, जो कश्मीर क्षेत्र से गुजरता है, जिसे भारत अपने हिस्से के रूप में देखता है।
हालांकि ओबक के बावजूद भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में निरंतर वृद्धि हुई है और कई मुद्दों पर सामूहिक संवाद भी जारी है। इस प्रकार ओबक के आलोक में भारत चीन संबंधों में प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों का समावेश है, जो भविष्य में क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीतिक बदलावों के अनुरूप विकसित हो सकता है। अगला प्रश्न 13 धारा 370 पर भारत सरकार की कार्यवाही ने जम्मू कश्मीर की यथास्थिति को परिवर्तित कर दिया है। यह इस क्षेत्र के विकास को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है? चर्चा कीजिए। भारत सरकार द्वारा धारा 370 को निरस्त करने की कार्यवाही ने जम्मू और कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति को समाप्त कर दिया, जिससे इस क्षेत्र की यथास्थिति में व्यापक परिवर्तन आया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म करने के बाद जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं रहा और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। इस कदम ने क्षेत्र के विकास पर दोनों सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डाले हैं। सकारात्मक प्रभाव 1 केंद्र सरकार की सीधी योजनाओं का लाभ। धारा 370 के हटने के बाद केंद्र सरकार विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं को सीधे लागू कर सकती है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में तेजी से सुधार हो सकता है। 2 निवेश आकर्षण। इस परिवर्तन के बाद क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा मिलने की संभावना है, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा हटने से बाहरी निवेशकों के लिए नियम आसान हो सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव 1 सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव। क्षेत्र की विशेष सांस्कृतिक पहचान को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं और धारा 370 को हटाने के फैसले के खिलाफ स्थानीय लोगों में असंतोष और विरोध बढ़ सकता है। 2 सुरक्षा स्थिति। यह कदम जम्मू और कश्मीर के अंदर आतंकवादियों और अलगाववादियों को उकसा सकता है, जिससे सुरक्षा चुनौती और बढ़ सकती है। कुल मिलाकर इस परिवर्तन से क्षेत्र के विकास के लिए नई संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। अगला प्रश्न 14 नीति आयोग के गठन के कारण, उद्देश्य एवं कार्यों का उल्लेख करते हुए हाल ही में पुनर्गठित नीति आयोग का विवरण दीजिए। नीति आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। इसका उद्देश्य भारत की विकास योजनाओं और रणनीतियों को नई दिशा देना था। नीति आयोग को एक गहन और समग्र दृष्टिकोण से विकास संबंधी निर्णय लेने की क्षमता प्रदान की गई है, जिसमें राज्यों, केंद्रीय सरकार और विशेषज्ञों का समावेश होता है। उद्देश्य 1 सतत और समावेशी विकास। नीति आयोग का प्रमुख उद्देश्य समग्र और सतत विकास की दिशा में कार्य करना है। यह भारत के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास के लिए रणनीतियां तैयार करता है। 2 संवेदनशील क्षेत्रों का विकास। यह विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों और कम विकास वाले राज्यों के लिए योजनाएं तैयार करता है। 3 नवाचार और तकनीकी प्रगति। नीति आयोग का एक उद्देश्य नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के विकास को बढ़ावा देना है। कार्य 1 राष्ट्रीय विकास योजनाएं तैयार करना। नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर दीर्घकालिक और शॉर्ट टर्म विकास योजनाओं को तैयार करता है। 2 नीति की निगरानी और मूल्यांकन। यह विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है और सुझाव प्रदान करता है। 3 राज्यों को सहयोग और मार्गदर्शन देना। राज्यों की जरूरतों के अनुसार विभिन्न योजनाओं में सहयोग प्रदान करना। हाल ही में नीति आयोग में कुछ बदलाव किए गए, जैसे कि इसके संरचनात्मक और कार्यात्मक पहलुओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई नियुक्तियां और राज्यों के साथ बेहतर समन्वय की योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न 15 गरीबी एवं भुखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे क्या हैं? गरीबी और भुखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चुनौतियां उत्पन्न करते हैं। इन दोनों समस्याओं के बीच गहरा संबंध है, जो कई सामाजिक और राजनीतिक कारणों से उत्पन्न होता है। गरीबी से संबंधित मुख्य मुद्दे 1 आर्थिक असमानता। गरीबों को आय, शिक्षा,
स्वास्थ्य और संसाधनों की कमी होती है, जिससे उनका जीवन स्तर निचला होता है। इससे सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं। 2. रोजगार की कमी। उचित और स्थिर रोजगार की कमी गरीबों को आर्थिक स्थिति में सुधार करने में असमर्थ बनाती है, जिससे गरीबी बनी रहती है। 3. शिक्षा और कौशल विकास की कमी। गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छे शिक्षा और कौशल के अवसर नहीं मिल पाते, जिससे वे गरीबी के चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। भुखमरी से संबंधित मुख्य मुद्दे। 1. अन्न की असमान वितरण। कृषि उत्पादन में असंतुलन, खराब वितरण प्रणाली और खाद्य आपूर्ति की कमी भुखमरी का मुख्य कारण है। 2. आर्थिक अस्थिरता। कृषि संकट, प्राकृतिक आपदाएं और वैश्विक खाद्य कीमतों में उतार चढ़ाव भी भुखमरी के प्रमुख कारण हैं। 3. पोषण की कमी। गरीब क्षेत्रों में कुपोषण और आहार की विविधता की कमी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों में, भुखमरी को बढ़ावा देती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकारों को स्थिर और समावेशी नीतियां, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि गरीब और भूखे लोगों की स्थिति में सुधार हो सके। अगला प्रश्न 16. ई गवर्नेंस को स्पष्ट कीजिए। ई गवर्नेंस की विशेषताएं एवं लाभ का उल्लेख कीजिए। इसके सम्मुख मुख्य चुनौतियां क्या है? ई गवर्नेंस का अर्थ है सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करके सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं को नागरिकों, व्यवसायों और अन्य सरकारी संस्थाओं के लिए उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों को अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनाना है। विशेषताएं। 1. सूचना का डिजिटलकरण। सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करना ताकि वे अधिक सुलभ और पारदर्शी हों। 2. ऑनलाइन सेवाएं। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं जैसे पासपोर्ट, लाइसेंस, पेंशन आदि ऑनलाइन उपलब्ध कराना। 3. आधिकारिक संपर्क। सरकारी विभागों के बीच ऑनलाइन समन्वय और दस्तावेजों का डिजिटल आदान प्रदान। 4. वास्तविक समय में जानकारी। नागरिकों को सरकारी योजनाओं, कानूनों और सेवाओं के बारे में त्वरित जानकारी उपलब्ध कराना। लाभ। 1. पारदर्शिता और जवाबदेही। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है। 2. सुलभता। नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक सरल और त्वरित पहुंच मिलती है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है। 3. सुधार और दक्षता। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार और कार्यों में तेजी आती है। 4. अधिकारियों की निगरानी। ई गवर्नेंस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता है। चुनौतियां। 1. डिजिटल डिवाइड। सभी नागरिकों के पास इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच नहीं होती, जिससे डिजिटल सेवाओं की समानता में कमी आती है। 2. साइबर सुरक्षा। ऑनलाइन प्रणाली में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता की चिंता होती है। 3. तकनीकी अवसंरचना। कुछ क्षेत्रों में तकनीकी अवसंरचना की कमी और इंटरनेट की धीमी गति बड़ी समस्या हो सकती है। 4. शिक्षा और प्रशिक्षण। नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों को ई गवर्नेंस के लाभ और संचालन के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ई गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके सफल कार्यान्वयन के लिए कई बाधाओं को दूर करना आवश्यक है। अगला प्रश्न 17. 2019 के मानसून सत्र में संसद ने आतंक विरोधी कानून और सूचना के अधिकार में संशोधन किया है। इन संशोधनों के फलस्वरूप क्या महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं? विश्लेषण करें। 2019 के मानसून सत्र में संसद ने आतंकवाद विरोधी कानून और सूचना के अधिकार (RTI) में संशोधन किया, जिसके फलस्वरूप महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। आतंकवाद विरोधी कानून (UAPA) में संशोधन के तहत आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित किसी व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, जो पहले केवल न्यायालय के पास था। इसके अलावा संशोधन में एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि एक व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है यदि उसे आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ पाया जाता है, चाहे वह बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के भी हो। यह संशोधन सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार देता है, लेकिन इससे नागरिक स्वतंत्रताओं पर भी असर पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है, क्योंकि इसका दुरुपयोग संभव है।
सूचना के अधिकार आरटीआई में संशोधन। सूचना के अधिकार अधिनियम में संशोधन के तहत केंद्रीय सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति और उनके कार्यकाल की अवधि में बदलाव किया गया है। पहले इन आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल था, जिसे अब घटाकर 3 साल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त उनका वेतन भी सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रश्न उठने लगे हैं। इन संशोधनों से जहां एक ओर सुरक्षा उपायों में सुधार होने की संभावना है, वहीं इससे निजता और स्वतंत्रता पर भी चिंता व्यक्त की जा रही है। अगला प्रश्न 18 भारत के संविधान में समानता के मूलाधिकार की समीक्षा कीजिए। भारत के संविधान में समानता का मूलाधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 नागरिकों को समानता और निष्पक्षता की गारंटी देता है। यह मूलाधिकार भारतीय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है और समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को दूर करने के लिए प्रावधान करता है। समानता के अधिकार आर्टिकल 14 उदास स्माइली यह अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा और सभी नागरिकों को समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका मतलब है कि राज्य को समान परिस्थितियों में समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना होगा। समान अवसर आर्टिकल 15 उदास स्माइली यह प्रावधान जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव से मना करता है। राज्य के लिए यह आवश्यक होता है कि वह महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करे ताकि उनके विकास में कोई रुकावट न हो। समानता का अधिकार आर्टिकल 16 उदास स्माइली यह अधिकार सरकारी नौकरी में समान अवसर सुनिश्चित करता है और किसी भी नागरिक के लिए नौकरी के संदर्भ में भेदभाव को असंवैधानिक मानता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त करने के उपाय आर्टिकल 17 और 18 उदास स्माइली यह अनुच्छेद वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता को समाप्त करने और भारतीय समाज में समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं। भारत का संविधान समानता के अधिकार को सिर्फ कानूनी रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और अवसर की समानता के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण मानता है, जिससे समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न 19 भारत में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय एवं प्रयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR का उदय और प्रयोग समय के साथ बढ़ा है, क्योंकि पारंपरिक न्याय व्यवस्था में लंबी अदालतों की कार्यवाही, उच्च लागत और अधिक समय की समस्या रही है। ADR का उद्देश्य त्वरित, सस्ता और प्रभावी समाधान प्रदान करना है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रमुख तंत्र होते हैं: मध्यस्थता, मीडिएशन, सुलह, कंसिलिएशन और पंचायती न्याय, आर्बिट्रेशन। उदय ADR का विचार भारत में 1990 के दशक में अधिक प्रचलित हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने यह महसूस किया कि न्यायालयों में मामलों का बोझ बढ़ गया है। भारतीय संविधान और विभिन्न कानूनी संशोधनों ने ADR को वैध और अनिवार्य रूप से अपनाने के लिए कदम उठाए। 1996 में आर्बिट्रेशन और सुलह, कंसिलिएशन अधिनियम और 2002 में मध्यस्थता की प्रक्रिया को और प्रोत्साहित किया गया। प्रयोग ADR का प्रयोग वाणिज्यिक और पारिवारिक मामलों से लेकर श्रम विवादों और संपत्ति विवादों तक विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। न्यायालयों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने और दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त करने के लिए ADR एक प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है। लाभ ADR तंत्र की प्रमुख विशेषताएं समय की बचत, कम लागत, गोपनीयता और पारस्परिक समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान है। यह न्यायपालिका पर दबाव कम करने में भी मदद करता है। हालांकि इसका प्रभावी प्रयोग अभी भी कुछ क्षेत्रों में सीमित है, लेकिन यह भारत में न्याय व्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला प्रश्न 20 भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के गठन और कार्य का वर्णन कीजिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का गठन 1 अप्रैल 1963 को हुआ था। इसका उद्देश्य देश में बड़े और जटिल अपराधों की जांच और अन्वेषण करना है। पहले इसे विशेष पुलिस प्रतिष्ठान स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर CBI रखा गया।
इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच अपराधों का समन्वय करना था, ताकि महत्वपूर्ण मामलों में निष्पक्ष और प्रभावी जांच हो सके। कार्य: सीबीआई के पास विभिन्न प्रकार के अपराधों की जांच करने का अधिकार होता है, जिनमें भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध और अन्य जटिल मामले शामिल हैं। सीबीआई सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने में विशेष रूप से सक्रिय रहता है। सीबीआई के प्रमुख कार्यों में एक आपराधिक मामलों की जांच, यह हत्या, घोटाले, आतंकवादी गतिविधियों और ड्रग्स तस्करी जैसी घटनाओं की जांच करता है। 2 भ्रष्टाचार के मामलों की जांच, यह सरकारी अधिकारियों, सांसदों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। 3 न्यायालयों में मामलों की पैरवी, सीबीआई द्वारा जांचे गए मामलों को न्यायालय में पेश किया जाता है और यह न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है। सीबीआई का कार्य निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से अपराधों की जांच करना है, लेकिन कई बार इसके कार्यों और स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए हैं, विशेष रूप से जब यह राजनीतिक दबाव का शिकार होता है। फिर भी सीबीआई देश में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण संस्था है